क्या आप जानते हैं कि अभी हाल के दिनों में खबरों में बोइंग E-4B नाम का डूम्सडे प्लेन देखा गया है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ये जहाज अचानक लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है? क्या आपको मालूम है कि ये डूम्सडे प्लेन 51 साल बाद पहली बार इतने बड़े सिविलियन एयरपोर्ट पर दिखाई दिया और लोग कह रहे हैं कि क्या ये कोई बड़ी घटना जैसे वर्ल्ड वॉर 3 का इशारा कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि वैश्विक तनाव जैसे ईरान की क्रांति या वेनेजुएला की गिरफ्तारी के बीच ये जहाज क्यों घूम रहा है और पूरी दुनिया की मीडिया इस पर क्यों बात कर रही है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो ये जहाज कैसे अमेरिका की सरकार को बचाएगा? क्या आपको लगता है कि इसका दिखना सिर्फ संयोग है या कोई बड़ा संकेत? इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। डूम्सडे प्लेन की पूरी कहानी, इसका इतिहास, वर्तमान स्थिति, ताज़ा खबरें और क्यों दुनिया इसकी चर्चा कर रही है, सब सरल तरीके से। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब दुनिया में कोल्ड वॉर का दौर था। वो समय था 1950 और 1960 के दशक का, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इतना तनाव था कि दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु बम गिराने की धमकी देते रहते थे। अमेरिका को डर था कि अगर कभी परमाणु हमला हुआ तो जमीन पर बने सभी कमांड सेंटर जैसे पेंटागन या व्हाइट हाउस नष्ट हो जाएंगे। फिर राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी देश को कैसे चलाएंगे, कैसे सेना को आदेश देंगे, कैसे दुनिया से बात करेंगे? इसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अगर जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाए तो हवा में एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होना चाहिए जो परमाणु हमले से भी सुरक्षित रहे। इसी आइडिया से बोइंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने बोइंग 747-200 नाम के कमर्शियल प्लेन को मिलिट्री वर्जन में बदलना शुरू किया। पहले ये प्रोजेक्ट बहुत गुप्त था, लेकिन 1973 में पहला E-4A विमान तैयार हुआ और टेस्ट फ्लाइट की गई। कल्पना कीजिए उस समय की तकनीक से इतना बड़ा जहाज बनाना कितना मुश्किल था। इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया, विशेष सामग्री यूज की जो रेडिएशन और EMP से बचाए। EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो परमाणु विस्फोट से निकलता है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर देता है। लेकिन इस जहाज में स्पेशल शील्डिंग लगाई गई, जैसे धातु की परतें जो बिजली के झटके को रोकती हैं। 1974 में इसे ऑफिशियल रूप से सेवा में लिया गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उस समय 3 E-4A बने थे और चौथा थोड़ा अलग था। फिर 1979 में बोइंग ने अपग्रेड वर्जन बनाया जिसे E-4B कहा गया। इसमें बड़ा राडोम लगा था जो जहाज की पीठ पर एक गुंबद जैसा दिखता है। ये राडोम रडार और संचार के लिए बहुत जरूरी था। जनवरी 1980 में पहला E-4B अमेरिकी वायुसेना को सौंपा गया। अपग्रेड करने में बहुत पैसा लगा, लगभग $800 मिलियन, जो उस समय की बहुत बड़ी रकम थी। 1985 तक सभी 4 जहाज E-4B में बदल दिए गए। हर जहाज की कीमत $223 मिलियन थी, लेकिन आज के समय में ये और भी महंगा होगा। इन जहाजों को ऑफर्ट एयरफोर्स बेस में रखा जाता है जो नेब्रास्का राज्य में है। यहाँ से वे दुनिया भर में उड़ान भरते हैं, लेकिन ज्यादातर गुप्त रहते हैं। अब सोचिए ये डूम्सडे प्लेन इतना स्पेशल क्यों है? इसका मुख्य काम है नेशनल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर बनना, मतलब हवा में उड़ता हुआ राष्ट्रीय ऑपरेशन सेंटर। अगर कभी परमाणु युद्ध या कोई बड़ी आपदा हो तो अमेरिका का राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और अन्य बड़े अधिकारी इसी जहाज से देश चलाएंगे। ये जहाज 231 फीट लंबा है, वजन 8 लाख पाउंड और स्पीड 602 मील प्रति घंटा। ये 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जहां आम जहाज नहीं पहुंचते। इसमें 4 बड़े इंजन हैं जो बोइंग 747 से लिए गए हैं, लेकिन मिलिट्री ग्रेड। एक बार ईंधन भरने पर 12 घंटे तक उड़ सकता है, लेकिन हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा से कई दिनों तक हवा में रह सकता है। कल्पना कीजिए अगर जमीन पर सब कुछ जल जाए तो ये जहाज हवा में घूमता रहेगा और सरकार चलाएगा। इसमें 112 लोग तक बैठ सकते हैं, जिसमें पायलट, क्रू मेंबर्स, टेक्नीशियन और अधिकारी शामिल हैं। अंदर 3 डेक हैं। ऊपर फ्लाइट डेक जहां पायलट बैठते हैं, बीच में कमांड एरिया जहां मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस टेबल और स्क्रीन्स हैं, और नीचे टेक्निकल एरिया जहां कंप्यूटर और संचार उपकरण हैं। संचार सिस्टम बहुत एडवांस्ड हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, HF रेडियो, UHF, SHF और VLF। VLF मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जो पानी के नीचे की पनडुब्बियों से बात करने के लिए यूज होता है। इसमें 5 मील लंबा एंटीना है जो उड़ते हुए नीचे लटकाया जाता है और 40 फीट गहरे पानी में संदेश भेज सकता है। ये जहाज ICBM मिसाइल लॉन्च कर सकता है, मतलब भूमि पर बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइलों को आदेश दे सकता है, या B-52 बॉम्बर्स को डायरेक्ट कर सकता है। सब कुछ सुरक्षित कोड से होता है, जैसे न्यूक्लियर फुटबॉल जो राष्ट्रपति के पास रहता है। EMP से बचाने के लिए पूरे जहाज में स्पेशल कोटिंग है और ये परमाणु रेडिएशन से भी प्रोटेक्टेड है। इसमें किचन है जहां खाना बनता है, बेडरूम जहां आराम किया जा सकता है और मेडिकल फैसिलिटी भी, जैसे उड़ता हुआ महल लेकिन मिलिट्री स्टाइल में।
इसी वजह से इसे डूम्सडे प्लेन कहते हैं, मतलब प्रलय का जहाज, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने जैसी स्थिति के लिए डिजाइन किया गया है। अब इतिहास में देखें कि इस जहाज का इस्तेमाल कब कब हुआ। कोल्ड वॉर के समय ये जहाज सोवियत यूनियन पर नजर रखता था। 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने इसे और मजबूत बनवाया, नए संचार टूल लगवाए। 1990 में गल्फ वॉर में इसका यूज हुआ, लेकिन सिर्फ कमांड और कंट्रोल के लिए, कोई बड़ा हमला नहीं। फिर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ। उस दिन E-4B को तुरंत उड़ाया गया ताकि अगर और हमले हों तो सरकार सुरक्षित रहे। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को एयरफोर्स 1 में ले जाया गया, लेकिन E-4B बैकअप के रूप में तैयार था। उस समय लोग डर गए थे, लेकिन जहाज ने अपना काम किया। 2006 में तत्कालीन रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा था कि इन जहाज़ों को रिटायर कर दो क्योंकि महंगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। फिर 2011 में लिबिया ऑपरेशन में इसका यूज़ हुआ, संचार के लिए। 2019 में ऑफर्ड बेस पर बाढ़ आई, जिससे जहाज़ों को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जल्दी रिपेयर कर दिया गया। अब 2026 में इसकी उम्र 1,15,000 फ्लाइट आवर्स तक पहुंचने वाली है, जो 2039 तक चलेगी। लेकिन अमेरिका अब नया जहाज बना रहा है, SNC E-4C नाम का। सिएरा नेवाडा कॉरपोरेशन इसे बना रही है, रोल्स रॉयस इंजन देगी। ये बोइंग 747.8i पर आधारित होगा, ज़्यादा रेंज और एडवांस टेक के साथ। 2036 तक डिलीवर होगा और पुराने E-4B को रिटायर किया जाएगा। लेकिन अभी पुराने जहाज ही मुख्य हैं। अब वर्तमान स्थिति की बात करें, 2036 में 4 E-4B जहाज अभी भी सेवा में हैं। इन्हें 595th कमांड एंड कंट्रोल ग्रुप ऑपरेट करती है, ऑफर्ड एयरफोर्स बेस से। ये जहाज हमेशा तैयार रहते हैं, कम से कम एक हमेशा 24/7 अलर्ट पर होता है। अगर कोई बड़ा खतरा हो, जैसे न्यूक्लियर थ्रेट, तो ये 30 मिनट में उड़ सकता है। लेकिन आम दिनों में अभ्यास होता है, जैसे हवा में ईंधन भरना, संचार टेस्ट या लंबी उड़ानें। हाल में वैश्विक तनाव बहुत बड़ा है, जैसे वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी, जहां अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया है, या ईरान में प्रदर्शन और क्रांति, जहां लोग सरकार के खिलाफ हैं और ट्रंप ने चेतावनी दी है। ऐसे में E-4B की मूवमेंट लोगों को डराती है। सरकार कहती है कि ये रूटीन है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल जाती हैं। रखरखाव बहुत महंगा है, हर साल मिलियंस डॉलर लगते हैं, लेकिन अमेरिका इसे अफोर्ड करता है क्योंकि दुनिया में हजारों न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया सबके पास हैं, तो प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। ताज़ा खबरें देखें तो जनवरी 2026 में E-4B को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया, जो 51 साल में पहली बार हुआ। 8 जनवरी को ये ऑफर्ड बेस से उड़ा, पहले जॉइंट बेस एंड्रयूज गया, जो वॉशिंगटन DC के पास है, फिर LAX पर लैंड हुआ। एविएशन वीडियोस लाइव ने वीडियो कैप्चर किया, जिसमें जहाज लैंड करता दिखा। लोग हैरान हो गए क्योंकि ये सिविलियन एयरपोर्ट पर बहुत कम आता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लाखों व्यूज हो गए। X पर लोग पोस्ट कर रहे थे कि डूम्सडे प्लेन दिखा, WW3 आने वाला है। कुछ ने कहा ईरान या वेनेजुएला की वजह से, लेकिन पेंटागन ने क्लियर किया कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इसमें सवार थे। वो आर्सेनल ऑफ फ्रीडम टूर पर थे, जो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने और मिलिट्री रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए है। हेग्सेथ सदर्न कैलिफोर्निया गए थे, वहां फैक्ट्रियां देखी और युवाओं से बात की। 9 जनवरी को जहाज LAX से उड़ा, उसके पीछे C-17 कार्गो प्लेन था। कोई इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन ग्लोबल टेंशन से लोग डर गए। X पर सिमेंटिक सर्च से पता चला कि लोग कह रहे हैं ये पहली बार LAX पर, जरूर कोई बड़ा प्लान है। एक पोस्ट में लिखा, डूम्सडे प्लेन एयरबॉर्न, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। लॉरा लूमर ने फोटो शेयर की, जिसमें हेग्सेथ दिखे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहता है सब नॉर्मल है, लेकिन लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये ईरान क्राइसिस का सिग्नल है। ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सरकार गिराना चाहते हैं, और ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो एक्शन लेंगे। वेनेजुएला में मदुरो पकड़ा गया, जो अमेरिका की बड़ी जीत है। ऐसे में डूम्सडे प्लेन का दिखना लोगों को लगता है कि कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रूटीन फ्लाइट है, बस ज्यादा विजिबल हुई। दोस्तों, अब और डिटेल में समझते हैं कि ये जहाज कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए एक सीन, अचानक परमाणु अलर्ट आता है, राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर से E-4B तक ले जाया जाता है। जहाज उड़ता है, 45,000 फीट पर पहुंचता है। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू होती है। स्क्रीन्स पर दुनिया का मैप, जहां दुश्मन की मिसाइलें दिखती हैं। राष्ट्रपति न्यूक्लियर फुटबॉल खोलते हैं, कोड एंटर करते हैं, फिर आदेश देते हैं मिनटमैन मिसाइल लॉन्च करो या ओहायो क्लास पनडुब्बी को अलर्ट करो। VLF एंटेना नीचे लटकता है, संदेश भेजता है। जहाज में सैटेलाइट से मिल स्टार सिस्टम जुड़ता है, जो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन देता है। अगर EMP आता है तो जहाज की शील्डिंग बचाती है। क्रू मेंबर्स शिफ्ट में काम करते हैं क्योंकि कई दिन हवा में रहना पड़ सकता है। ईंधन भरने के लिए KC-135 टैंकर आता है, हवा में ही रिफ्यूलिंग होती है। ये जहाज इतना मजबूत है कि परमाणु ब्लास्ट के क्लाउड से गुजर सकता है, लेकिन उम्मीद है कभी ऐसा न हो।
फिल्मों में जैसे इंडिपेंडेंस डे या डॉक्टर स्ट्रेंजलव में ऐसे सीन दिखते हैं, लेकिन ये रियल है। अब इतिहास को और गहराई से देखें। बोइंग ने 1973 में पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ई सिस्टम्स कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया। पहला जहाज का सीरियल नंबर 731676 था। 3 E-4A बने, फिर चौथा डायरेक्ट E-4B। अपग्रेड में नए रडार, कंप्यूटर लगे। 1980 में रेगन ने इसे नेशनल इमरजेंसी एयरबॉर्न कमांड पोस्ट बनाया। 1994 में क्लिंटन ने अपडेट करवाया, नए सैटेलाइट लगाए। 2001 के बाद बुश ने और सिक्योरिटी बढ़ाई। ओबामा के समय में रखरखाव पर फोकस रहा। ट्रंप के पहले टर्म में इसे इस्तेमाल किया गया, जैसे नॉर्थ कोरिया थ्रेट में। अब दूसरे टर्म में फिर एक्टिव है। दुनिया में अन्य देशों के पास भी समान जहाज हैं। रूस का इल्यूशन IL-80 जो डूम्सडे प्लेन जैसा है। चीन का एयरफोर्स 1 स्पेशल लेकिन कम एडवांस्ड। भारत में प्रधानमंत्री बोइंग 777 यूज करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर कमांड के लिए स्पेशल नहीं। ब्रिटेन का वॉयेजर टैंकर जो कमांड पोस्ट बन सकता है, लेकिन E-4B सबसे उन्नत है क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बजट सबसे बड़ा है। वर्तमान में E-4B की स्थिति अच्छी है, लेकिन पुराना हो रहा है। फर्स्ट एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल स्क्वाड्रन इसे चलाती है। हर साल हजारों घंटे उड़ान होती है। जनवरी 2026 की घटना से एविएशन एंथुसियास्ट्स खुश हैं क्योंकि रेयर साइटिंग है। यूट्यूब पर वीडियो मिलियंस व्यूज पा रहे हैं। लोग कमेंट करते हैं, ग्रेट कैच बट स्कैरी। कुछ कहते हैं, वी नीड इट सून, लेकिन सरकार कहती है, पैनिक मत करो। हेक्सेथ का टूर पूरे देश में है, सेना को मजबूत करने के लिए। वो बोइंग फैक्ट्री, लॉकहीड मार्टिन जाते हैं, युवाओं को मोटिवेट करते हैं। डूम्सडे प्लेन का यूज दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है। अब अगर भारत की बात करें तो हमारे पास एयर इंडिया 1 है, लेकिन डूम्सडे जैसा नहीं। अगर कभी जरूरत पड़ी तो बनाना चाहिए। दुनिया में न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ रहा है, तो ऐसे जहाज जरूरी हैं। ताज़ा खबरों में और देखें। एक्स पर लोग WW3 की बात कर रहे हैं। एक पोस्ट में कहा 3 न्यूक्लियर कमांड प्लेन्स एयरबॉर्न, लेकिन वो E-6B था जो अलग है। E-4B मुख्य है। 12 जनवरी 2026 तक कोई नई साइटिंग नहीं, लेकिन चर्चा जारी है। डेली मेल, KTLA, LA टाइम्स सब ने रिपोर्ट किया। लोग कहते हैं, मदुरो कैप्चर के बाद अब ईरान। ट्रंप सरकार में वेनेजुएला पर एक्शन हुआ, मदुरो पकड़ा गया, ईरान को वार्निंग दी गई। ऐसे में डूम्सडे प्लेन की मूवमेंट खबर बन जाती है। लेकिन याद रखें, ये डिटरेंस है, मतलब डराना, ना कि हमला। दोस्तों, अब और विस्तार से बताता हूँ। E-4B का इंटीरियर जैसे उड़ता हुआ ऑफिस। कॉन्फ्रेंस रूम में 20 लोग बैठ सकते हैं, बड़े स्क्रीन्स हैं। राष्ट्रपति का प्राइवेट रूम जहां स्लीपिंग अरेंजमेंट है। किचन में हॉट मील्स जैसे सैंडविच, सूप। मेडिकल टीम हमेशा तैयार। संचार में 62 एंटेना है जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी कवर करते हैं। ये जहाज GPS, इंटरनेट, वॉइस सब हैंडल कर सकता है। अगर सैटेलाइट डाउन हो तो बैकअप रेडियो। क्रू ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, हर महीने सिमुलेशन। अगर कभी इस्तेमाल हुआ तो इतिहास बदल जाएगा, लेकिन शांति की कामना करें। अब कल्पना कीजिए, अगर WW3 हुआ, रूस या चीन हमला करता है, E-4B उड़ता है, राष्ट्रपति बोर्ड पर, सेना को आदेश, F-35 फाइटर्स लॉन्च करो, पनडुब्बिया मिसाइल तैयार। लेकिन उम्मीद है ऐसा न हो। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब दोनों तरफ तबाही, इसलिए कोई हमला नहीं करता। E-4B इसका हिस्सा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए इतिहास को और डिटेल में देखें। 1970 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से सबक मिला। केनेडी ने सोचा था कि हवा में कमांड जरूरी है, फिर निक्सन ने अप्रूव किया। बोइंग ने 747 चुना क्योंकि बड़ा और मजबूत। पहली फ्लाइट में प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन फिक्स की गईं। 1980 में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस में अलर्ट था। रीगन ने स्टार वॉर्स प्रोग्राम के साथ लिंक किया। बुश सीनियर ने डेजर्ट स्टॉर्म में यूज किया। क्लिंटन ने बोस्निया में, बुश जूनियर ने इराक वॉर में, ओबामा ने अफगानिस्तान में, ट्रंप ने किम जोंग उन से मीटिंग में बैकअप रखा। अब 2026 में फिर एक्टिव।